आप देख रहे हैं शब्दावली दर्पण न्यूज। नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं आपका अपना पंडित साहित्य चंचल, शब्दावली दर्पण न्यूज मीडिया का एडिटर इन चीफ। आज परिचय उस व्यक्ति का जो परिचय का मोहताज नहीं। आपने ठीक सुना। देखिए, हमारा एक ये बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम द सिग्नेचर ऑफ लिटरेचर, सुनकर आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा। द सिग्नेचर ऑफ लिटरेचर कह सकते हैं हिंदी के सशक्त हस्ताक्षर, यानी अर्थात जो किसी भाषा और साहित्य का विशेष हस्ताक्षर हो, उसको हमने नाम दिया है द सिग्नेचर ऑफ लिटरेचर। यह कार्यक्रम बहुत समय से प्रतीक्षित था और आखिर आज यह कार्यक्रम आज आप सबके बीच लेकर हम आ गए हैं और बहुत बड़ा ही शुभ दिन है। कहते हैं कि हर कार्य एक वक्त पर होता है और आज हमारा यह कार्यक्रम ऐसे वक्त पर शुरू हो रहा है। आज का दिन पूरे भूमंडल के लिए, पूरी प्रकृति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे विश्व के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, विश्व से कहना चाहूँगा विश्व पर्यावरण दिवस। जी हाँ, सही सुना आपने, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून पूरी दुनिया में मनाया जाता है। प्रकृति से संबंधित है। प्रकृति बहुत खूबसूरत है, ईश्वर की देन है, लेकिन हम इस प्रकृति के साथ क्या खिलवाड़, क्या छेड़छाड़ करते हैं, अभी इस विषय पर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज के दिन, इस खूबसूरत दिन पर एक खूबसूरत से साहित्यकार, यानी जिसकी लेखनी बहुत खूबसूरत है, मैं शक्ल की बात नहीं कर रहा, मैं अक्ल की बात कर रहा हूं, जिसकी लेखनी बहुत शानदार और जानदार है, उनको मैंने दावत दी है। और दावत दी है तो उनका नाम जयप्रकाश रावत है। आज के इस कार्यक्रम में जयप्रकाश रावत उर्फ जेपी रावत, विशुद्ध साहित्यकार, ब्रजभूमि मथुरा से हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारे विशेष आमंत्रण पर आज वो हमारे बीच हमारे शब्दावली दर्पण न्यूज के स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं और हम जानना चाहेंगे उनसे कि आखिर हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा का महत्व क्या है, ये क्या है हिंदी, क्या है ये साहित्य, क्योंकि खुद वो एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं और छपास और पढ़ास वाले कवि नहीं, बल्कि इस मजबूत लेखनी वाले कवि, साहित्यकार, लेखक जयप्रकाश रावत जी हैं। जयप्रकाश रावत जी दूरदर्शन पर भी अपना साक्षात्कार दे चुके हैं और दूरदर्शन का साक्षात्कार कोई मामूली साक्षात्कार नहीं होता, सर्वविदित है, दुनिया जानती है। इससे बड़ा साक्षात्कार और होगा भी क्या। दूरदर्शन पर, जी न्यूज़ पर, इसी तरह से और कई चैनल्स पर आप अपना इंटरव्यू, साक्षात्कार एक हिंदी साहित्यकार के रूप में दे चुके हैं। आज हमने ऐसे ही विशुद्ध साहित्यकार जेपी रावत जी को आमंत्रित किया है, जो संस्कार भारती गौतम बुद्ध नगर इकाई के अध्यक्ष भी हैं और भी कई संस्थाओं से अवैतनिक रूप से, निस्वार्थ रूप से जुड़े हुए हैं। ब्रजभूमि मथुरा से हमारे बीच स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं ऐसे विशुद्ध साहित्यकार जेपी रावत जी का। शब्दावली दर्पण न्यूज़ मीडिया चैनल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और मैं बहुत आभारी हूँ चैनल के एडिटर इन चीफ पंडित साहित्य कुमार चंचल जी का, कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और अपने इस पटल पर मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपके सामने रूबरू हो सकूं। जी, रूबरू हो सकूं। रावत जी ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमारे कार्यक्रम में रूबरू शब्द भी है, यानी उसको हम अगर अंग्रेजी में कहना चाहेंगे, बेशक हिंदी साहित्य का कार्यक्रम है लेकिन लिटरेचर अंग्रेजी का शब्द है, तो फेस टू फेस। हम इस फेसबुक के ज़माने में फेस टू फेस की बात करते हैं। फेस टू फेस यानी रूबरू। जयप्रकाश रावत जी, तो रावत जी, आपके बारे में जितना कहा जाए वैसे तो कम है। अपने दर्शकों तक आपकी
कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को जिनके बारे में लोगों को नहीं पता है, जी, वह इस चैनल के माध्यम से, शब्दावली दर्पण न्यूज़ के माध्यम से आपकी शब्दावली को पहुंचाना चाहते हैं। चाहे वो गद्य की शब्दावली है, चाहे वो पद्य के रूप में शब्दावली है, लेकिन शब्दावली है। रावत जी, लेखन की शुरुआत कब और कैसे, और आपकी पसंदीदा विधा या विषय वस्तु? एक्चुअली लेखन की शुरुआत का मुझे भी पता लगा नहीं, क्योंकि बचपन में ही ये कोई बीज था जो मेरे अंदर, जो एक एज के बाद जब मैं स्कूल में था तब ये प्रकट हुआ। जी। एक बार एक कवि सम्मेलन हमारे कॉलेज में हुआ था, तो उसको देखने के बाद मुझे ये लगा कि मैं भी कविताएं लिख सकता हूँ, गीत लिख सकता हूँ, अच्छा। लेख लिख सकता हूँ, ये ऐसा आभास हुआ। और धीरे धीरे वो कब शुरू हो गया ये मुझे भी पता नहीं लगा। ओके। और सच कहूँ तो ये हमारे सामाजिक परिवेश में, हमारे घरों में इसकी शुरुआत शायद रामचरितमानस से ही हुई। जी। क्योंकि हमारे घर में रामचरितमानस का अक्सर पाठ होता था। ओके। हमारी बड़ी भाभी हमसे रामचरितमानस का पढ़वाती भी थी। बहुत बढ़िया। एक बार हमारे ताऊ जी ने मुझसे महाभारत भी पढ़वाया था बचपन में। क्या बात है। तो वो वहाँ से ही एक शुरुआत हो चुकी थी वैसे देखा जाए तो। जी। और सन 1973 में आते आते मैं गीत लिखने लगा, और उसके पीछे मुख्य भूमिका रही हमारी पुरानी फिल्मों के गीतों की। अच्छा। उनका मुझे बड़ा शौक था, मुझे बड़े अच्छे लगते थे, और मैं बड़े ध्यान से सुनता था, लगातार सुनता था। उनसे प्रभावित होकर फिर गीत विधा को ही अपनाया? बेशक। वहीं से एक अजीब सा एक शौक ये लगा कि मैं कल्पना करने लगा कि रफ़ी साहब की आवाज़ में, मुकेश की आवाज़ में, मन्ना डे जी की आवाज़ में अगर मैं लिखूं तो मेरे गीत को वो गाएं। ऐसा कुछ होने लगा। अच्छा। और जो सन 1979 तक जारी रहा। जी। 79 में आके जब मैं दिल्ली आ गया काम की तलाश में, तो यहाँ आके आभास हुआ कि लेखन से काम नहीं चलेगा, जीवन यापन के लिए कुछ और आवश्यक है। बिल्कुल ठीक है आपने। तो कलम को लगभग 35 साल मैंने कलम को छुआ ही नहीं, रख दिया। अच्छा। तो फिर 2013 में इतने अंतराल के बाद जो जीवन का जितना संघर्ष था वो निकल गया। जी। और जब बच्चों दोबारा से तंतु जागृत हुआ, और वो चीज़ दोबारा लौट के आई 35 साल के बाद। ओके। तो 2013 के बाद जो प्रवाह शुरू हुआ वो आज तक आपके सामने जारी है, और कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक ईश्वर ये प्रेरणा देता रहेगा मैं काम करता रहूँगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। मेरे विचार से आपकी 3 पुस्तकें आई हैं। हाँ। और कितनी और आनी बाकी हैं? 3 पुस्तकों के प्रकाशन के बाद वो असल में लेखन तो इतना ज़्यादा हो चुका है कि शायद 100-150 किताबें छप जाएंगी। अच्छा। हाँ, लेखन बहुत हो चुका है और अनवरत जारी है। अब तो मेरी कोशिश है कि रचनाओं को संगीतबद्ध कराया जाए, तो वो शुरुआत हो चुकी है। जी। कुछ गीत संगीतबद्ध हो चुके हैं, और कई भजनों पे, गीतों पे भी काम चल रहा है। आपके गीतों में समाज का कौन सा ऐसा पहलू झलकता है? समाज का कोई पहलू ऐसा नहीं है जो मेरे गीतों में नहीं है। अच्छा। मेरी कविताओं में नहीं है। समाज का, प्रकृति का, जितना कुछ मेरे अंदर है वो सब विस्तार मेरे गीतों में काफ़ी आ चुका है। और अब जब ईश्वर कोई विशेष प्रेरणा देता है तो उस तरफ फिर कलम अपना काम करती है। बहुत बढ़िया। कविताओं के अलावा, गीत के अलावा कहानी, निबंध, उपन्यास कुछ ऐसा लिखते हैं? कई आध्यात्मिक लेख भी मैंने लिखे हुए हैं, कई प्रकाशित भी हो चुके हैं। साथ में व्यंग लेख भी हैं मेरे। अच्छा जी। हाँ, वेरी गुड। क्योंकि जब आप जीवन जीते हैं तो वो एक यूनिवर्सिटी है। क्या बात है, क्या बात है। तो ये ईश्वर की कृपा है कि हम अपने विचारों को पेपर पर ला पाए। तो उसमें अभी जो मेरे व्यंग लेख हैं और जो कई मेरे आध्यात्मिक लेख हैं, अभी वो प्रकाशित होना शेष है। तो अब क्योंकि कविताओं पे, संगीतबद्ध पे, फिर अन्य कलाओं का मुझे संस्कार भारती को लेकर के अन्य कलाओं के लिए काम करना पड़ता है, तो उस समय
साहित्य और कला के लिए ही समर्पित हो गया पूरा। क्या ऐसा बात है। मानिए। कह सकते हैं, साफ तौर से कह सकते हैं कि गद्य और पद्य दोनों पर अच्छी पकड़ है। जी जी, ईश्वर की कृपा है। तभी साहित्यकार इंसान, कंप्लीट साहित्यकार तभी कहलाया जाता है। जी जी, ऐसा कह सकते हैं। कभी अपने लेखन में कठिनाइयों और जीवन में भी कह सकते हैं, सृजन और जीवन दोनों में जी। कठिनाइयों और आलोचना का शिकार होना पड़ा हो? कभी इनफैक्ट जो लेखक और कभी मूल रूप से अगर प्रकृति के रूप से वो है, आत्मिक रूप से, जी। तो उसको कोई अड़चन, कोई विरोध रोक नहीं सकता। अच्छा। ये मेरा ऐसा मानना है कि वो एक दैवीय प्रवाह है जो आपको बाध्य करता है कि लिखिए, आपको जगाता है रात को। उसमें आप मतलब कोई भी अड़चन उसको रोक नहीं सकती। मेरी ऐसी मान्यता है। मान्यता आपकी बिल्कुल अच्छी है, बिल्कुल बहुत अच्छी सोच है आपकी। रावत जी, आपका पसंदीदा लेखक, कवि, जिसको आप प्राथमिकता के तौर पे उससे प्रभावित भी हों आप, ऐसा कोई लेखक पुराना? सच कहूँ तो वैसे तो मुझे पुराने सभी साहित्यकारों का बड़ा लेखन इतना ज़्यादा उत्तम है कि जो मेरी अपनी कल्पना से बाहर है। कंपैरिजन करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि उन पुराने लेखकों की और कवियों की रचनाओं को देख के कि अभी शुरुआत भी ठीक से नहीं हुई है। क्या बात है। मैं अपने आप को अभी उस मुकाबले में नहीं बिठा सकता, क्योंकि इतना काम ऑलरेडी हो चुका है। और यहाँ हमारा देश ये ऐसा देश है, इसकी मिट्टी इतनी उर्वरक है, यहाँ तमाम तरह की समस्याएं वो लेखक के लिए, विचारक के लिए और एक कवि के लिए एक खाद का काम करती है। क्या बात है, बहुत अच्छा। अगर जीवन बिना किसी समस्या के हो और केवल आसानी से जीवन कट रहा हो ना, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर विचारों की जो प्रवाह है विचारों का, वो थम जाएगा। ये प्रक्रिया है जी 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 हमारे समाज की। हाँ, ये भी बताइए आप कि लेखन में, सृजन में भाषा और भाव के बीच में तालमेल कैसे बनता है, कैसे बैठाते हैं? ये बिठाना नहीं पड़ता, बनता है, ये अपने आप होता है। जो मेरा अनुभव है जी या ईश्वर की कृपा कह सकता हूँ मैं इसको, जी, कि शब्द, भाव, विचार और लय, तीनों चीज मुझे साथ साथ मिलती है। क्या बात है, गजब। चारों चीजें बहुत अच्छे। मेरी कोई रचना ऐसी नहीं है जिसे मैं गा नहीं सकता, और मेरा उस रचना में कोई ऐसा विचार नहीं है जिसमें पॉजिटिविटी ना हो, जिसमें कोई संदेश ना हो। हालांकि मैंने श्रृंगार लिखा है, प्रकृति में बहुत लिखा है, समाज पे बहुत लिखा है, वर्तमान परिस्थितियों में बहुत लिखा है, और विश्व के परिदृश्य में क्या चल रहा है वो भी बहुत लिखा है। कोई ऐसा राजनीति पे बहुत लिखा है, व्यंग पे बहुत लिखा है, और कुछ हास्य भी लिखा है। लेकिन अच्छा। हास्य को लेकर के मेरी जरूर कुछ अपनी वर्जनाएं हैं जी, कि वो वर्जनाएं तो मेरी हर चीज़ में है, वैसे हर विषय में है। कि जैसे कि अगर मैं कोई गीत लिख रहा हूँ तो जो आजकल समाज में जो नए बच्चों में जो केवल सुना और झूमे और मस्ती हो गई और बात खत्म हो गई, लेकिन आजकल जो समाज में सामान्य तौर पर ज़्यादा बिक रहा है वो मैं नहीं लिख सकता। क्या बात, क्या बात। बहुत आपने मेरे दिल की बात पहले ही कह दी, बहुत अच्छी बात कही मेरी आपने। कलम उन शब्दों को लिखने से मना कर देती है, वाह वाह वाह। मैं लिख ही नहीं पाता। तो इसी से जुड़ा हुआ, मैं इसी के जो आपने बोला उसी से ही जुड़ा हुआ इसको आगे बढ़ाता हूँ कि पहले आप विचार तय करते हैं या लिखते लिखते कविता विकसित होती है? विचार हम तय नहीं करते, ये कब आ जाए, किस वक्त आ जाए, हमें बाध्य कर देता है विचार, लिखो। अच्छा। अंधेरे में भी जब, हाँ, एक खास बात ये ज़रूर है कि अगर विचार को मैंने उसी वक्त एक पंक्ति या दो पंक्ति नहीं लिखी तो वो दोबारा पलट के कभी नहीं आया। मैंने लाख ऐसा कोशिश होता की, अब यही होता है। यही होता है, ऐसा नहीं होता, यही होता है। यही होता है। राइट, एग्री करता हूँ मैं। उस पर अगले दिन काम हो जाएगा अगर शुरुआत को आपने लिख लिया तो। बिल्कुल। अदरवाइज
दिमाग से अगर विचार फ्लैश उड़ गया तो विचार जो चला गया तो चला गया, उसको वापस पकड़ना असंभव। आसमान में बादल की तरह, अगर उस वक्त बारिश नहीं हुई तो उड़ गया तो उड़ गया। ऐसा लगता है प्रकृति में कहीं से आया था एक विचार जी, और उसी वक्त उसको पेपर पे अंकित करना पड़ता है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव वैसा ही है। रचनाओं में यथार्थ और कल्पना, जी यानी रियलिटी और इमेजिनेशन, जी, दोनों में अनुपातिक दृष्टिकोण क्या रहता है आपका? आप इसको अनुपात की दृष्टि से नहीं देख सकते। कारण है उसका कि हर लेखक की, हर कवि की एक काल्पनिक दुनिया होती है। जी बिल्कुल। वो अपना जीवन उसमें जीता है। वर्तमान में घर की परिस्थितियां हैं, देश की परिस्थितियां हैं, गांव की परिस्थितियां, गली मोहल्ले सब हैं, लेकिन उसकी जो काल्पनिक दुनिया है वो उसमें जीता है। तो कल्पना तो मूल है उसका लेखन का। जी, इवन हम वास्तविकता में कोई चीज़ देख के भी जब लिखने लगते हैं तो हम एग्जैक्टली वैसा नहीं लिखते, उसमें भी हमारी कल्पना शामिल हो जाती है। जैसे कहा जाता है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो कल्पना भी बहुत ज़रूरी है। कल्पनाशीलता तो बेहद आवश्यक है। बेहद आवश्यक है। और आप कल्पना के साथ साथ आप सत्य पे यथार्थ पे भी लिखते हैं। यस, दोनों का सामंजस्य स्थापित करते हुए आपका लेखन अक्सर रहता है, ये कहना चाहते हैं? जी हाँ जी। अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, लेखक की सामाजिक जिम्मेदारी होनी चाहिए? बेहद हमेशा रही है और ये इतिहास गवाह है, पहले भी रही है और जब हम पैदा हुए उसके बाद जब से होश संभाला है तब से देख रहे हैं। और आज के परिवेश में तो और ज़्यादा जिम्मेदारी है। आज एक लेखक की, एक कवि की बेहद जिम्मेदारी है, क्योंकि लेखक या कवि इस समाज का ही एक हिस्सा है, तो वो उससे अप्रभावित कैसे रह सकता है? यानी समाज में साहित्य की भूमिका ज़बरदस्त भूमिका है। अगर कोई लेखक या कोई कवि उस काम को नहीं कर रहा है जी, तो वो शायद ठीक काम नहीं कर रहा है। क्या बात है। क्योंकि ईश्वर आपको चुनता है, किसी किसी को चुनता है, किसी किसी को ही ये रोल देता है कि तुम ये काम करिए। जो हर सृष्टि में सब चीज़ का अपना अपना महत्व है, हर आइडेंटिटी इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही जिन लोगों को साहित्यकार या कवि बनाया ईश्वर लिखने की क्षमता देता है, तो उसका वो बेसिकली रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जी, जिम्मेदारी है उसकी। सही कह रहे हैं। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो शायद साहित्य के साथ या लेखन के साथ ठीक नहीं कर रहा है। वो ठीक नहीं कर रहा है। रावत जी, ये भी बताइए कि यदि ईश्वर करे कि आपकी कविताओं का, रचनाओं का भविष्य बहुत अच्छा हो, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, बहुत अच्छे गीतकार हैं, तो जो गीत की बात आती है, इस टाइम मैं पद्य की बात करूंगा केवल, तो आपके कभी सोचा है आपने कि गीतों को लेकर इनका कभी फिल्मांकन हो? ऐसा कुछ क्षण विचार आया या बढ़े इस तरफ कभी आप? ऐसा विचार ही नहीं आया। अभी कुछ वक्त से मुझे खुद आभास हुआ कि अब शब्दों का श्रृंगार होना जरूरी है। शब्दों का श्रृंगार, वाह। और एक शब्द नवजात शिशु की तरह है, जो हमारे माध्यम से, ईश्वर की प्रेरणा से कागज तक पहुंचता है और सारा भाव उसमें पेपर पे हम लिख देते हैं जी। लेकिन उसमें लयात्मकता, क्योंकि पूरी सृष्टि में एक लयात्मक है ये पूरा, ये हमारा यूनिवर्स जो है, इसमें संगीत बह रहा है जी। तो अब मैं तो स्पेशली अपने गीतों में, ज़्यादातर मेरे गीत दृश्य चित्र हैं या नृत्य नाटिकाएं हैं। हर एक गीत के पीछे, अगर अभी मेरी जो वर्तमान एल्बम जो कंप्लीट हुई है, उसका फिल्मांकन यूएसए की एक चैनल ने वो मेरी एल्बम कॉपीराइट ले ली है उन्होंने। तो अभी जो मेरे गीतों की पहली एल्बम कंप्लीट हुई है, जिनका संगीतबद्ध हो चुकी है जी, तो इनफैक्ट मेरे गीत जो है नदी का प्रवाह है, इसलिए थोड़ी उनकी लंबाई ज़्यादा है। अच्छा। तो मुझे कई लोगों ने बोला कि गीतों को छोटा करो, लेकिन मेरे दिल ने कहा ये नदी का प्रवाह है, इसको कहाँ छोटा करूं? हाँ, कैसे छोटा करूं? तो नदी का प्रवाह। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छी बात। तो वो प्रवाह एक आत्मसंतुष्टि के लेवल तक मैं रखता हूँ उसको जी। इसीलिए मेरे गीतों में
कम से कम 3 से 4 बंद तो होते ही होते हैं। सामान्यतः लोग 2 लिखते हैं जी, लेकिन मेरे गीतों में 3 से 4 बंद कम से कम होते हैं। असल में अब मुझे एल्बम कंप्लीट होने के बाद पता लगा कि वो दृश्य चित्र है, तो हर गीत के साथ दृश्य अटैच है। तो इसीलिए शायद उन लोगों ने ये विचार किया कि उसकी शूटिंग की जाए, फिल्मांकन किया तो जाए। उनका फिल्मांकन ऑलरेडी चल रहा है। स्वाभाविक है, दृश्य होंगे, अगर लेखन में दृश्य है, चित्र खिंचता है, तो वो फिल्मांकन होना भी जरूरी है। और बहुत बहुत बधाई इस बात के लिए आपके लिए कि आपके फिल्मांकन हो रहा है आपके गीतों का। ये सब ईश्वर कृपा है। और ये तमाम जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, तो इसलिए वो लोग उन गीतों जो ऑडियो हमने बना के भेजे उनको, तो वो लोग उस पर शूटिंग कर रहे हैं जी। और हो सकता है कि उसमें 1-2 गीत ऐसे हैं जिनकी शूटिंग मुझे या भारत में करनी पड़े। अच्छा हाँ, क्योंकि वो परिवेश ऐसा है, हालांकि वो अमेरिका में कर सकते हैं जी, लेकिन फिर भी जिस वातावरण में वो लिखे गए, जिस वातावरण को थीम बनाया गया है, वो थीम हो सकता है कि हमारे देश से, भारत से मतलब जो बिलोंग करे। 1-2 गीत की शूटिंग हमें यहाँ करनी पड़े। जी जी जी। साथ ही जो भजन मेरे जो अभी कंपोज हो रहे हैं, तो उनके ऊपर हमारी संस्कार भारती के जो कलाकार हैं वो लोग काम कर रहे हैं। साथ में देश की बहुत प्रख्यात नृत्यांगना है श्रीमती अनुराधा शर्मा। अनुराधा शर्मा। एक भजन, एक तो नृत्य नाटिका मैंने लिखी ही उनके कहने पे थी, मैंने नहीं लिखी, असल में भगवान ने लिखवाई, मुझे नहीं आता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नृत्यांगना है। हाँ। जी तो जैसे एक नृत्य नाटक के लिए उन्होंने निवेदन किया था मुझसे जी कि मीरा और श्याम के ऊपर कुछ लिखा जाए, जी तो उसमें वो परफॉर्मेंस देना चाहती हैं। जी। तो मैंने हाँ तो कर दिया था, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो रचना मुझे लिखना आता नहीं था, पर वो घर आते आते भगवान ने सारी लिखवा दी और उसमें फिर उन्होंने नृत्य किया। हाँ, वो बड़ा ऐसा लगता है जैसे मीरा जी की ही भाषा है, मीरा जी ने लिखा है क्या भजन वो जी। लेकिन ये मुझे क्या बात पूरी तरह से विश्वास है कि ये मेरी कैपेसिटी नहीं है, ये कोई करवाता है। माँ शारदे का सब। हाँ, ये बात मैं विश्वास विशेष आशीर्वाद है माँ शारदे का। कई भजन, कई रचनाएं जो मेरी कल्पना में कभी न थी, ये तो मैं लिखने के बाद मुझे पता लगता है कि ये कैसे लग गई। जी जी। वो शब्द मुझे, कुछ शब्द मेरे अंदर नहीं है, वो शब्द भी ऊपर से आते हैं, भाव भी ऊपर से आ जाता है। ऐसी कई रचनाओं में साफ साफ देख पा रहा हूँ। रावत जी, ये भी बताइए कि सोशल मीडिया आज जी, कल जो भी है, सोशल मीडिया का बड़ा चल रहा है जोरदार जी। तो सोशल मीडिया और ब्लॉग्स में जी लेखन को किस तरह देखते हैं? देखिए, सोशल मीडिया में आज जो बाढ़ आई हुई है, निश्चित रूप से वो बदलते युग का परिचायक है और ये परिवर्तन प्रकृति का नियम है, वो होगा जी। लेकिन जब हम उसको देखते हैं तो हर एक व्यक्ति के अंदर उसकी प्रतिक्रिया होती है अलग अलग जी। किसके अंदर क्या प्रतिक्रिया हो रही है वो एक डिफरेंट बात है। एक लेखक का, एक गीतकार का या एक कवि का जो चीज़ों को देखकर जो रिएक्शन अंदर से आता है वो थोड़ा फर्क होता है आम आदमी से। यही उसको आम आदमी से थोड़ा सा अलग करता है, क्योंकि वो आम आदमी को ही परिभाषित करता है। इनफैक्ट देखी जाए तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ईश्वर किसी को माध्यम बना के कुछ कहना चाह रहा है। तो आज वो मीडिया में तमाम, अब तो एआई की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से तमाम चीज़ें हो गई हैं जी। अब तो वो कल्पनाएं साकार होती से दिखाई पड़ने लगी हैं जी जी। और ये भी भय पैदा हो गया है कि एआई रचना भी करने लगेगा, लेकिन मेरा बिल्कुल पूर्ण विश्वास ये है कि वो उसकी एक सीमा है सोचने के। साइड इफेक्ट भी हैं इसके, कुछ अच्छा भी है तो साइड इफेक्ट हो जाता है। नहीं, अच्छा है, लेकिन उसकी एक सीमा है, उसके खतरे भी हैं, उसकी कुछ अच्छाई भी है जी जी जी। उसके खतरे भी हैं, स्वाभाविक है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि जो मूल है वो प्रकृति से ही आता है और वो मूल एआई के पास आसान नहीं है, संभव नहीं है। मुझे भी कुछ लोगों ने अप्रोच किया था कि आप अपनी रचनाओं की, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा डाटा बैंक है बेसिकली, तो वो आदमी को वैसा प्रेजेंट करने लगा है जी। लेकिन अंततोगत्वा जो मूल है वो प्रकृति में ही निहित रहेगा आगे भी। आज के डिजिटल युग में जी, क्या प्रिंट किताबों का महत्व
कम हुआ है? पाठकों की पसंद में बदलाव आया है क्या? बदलाव कम नहीं, बहुत ज़्यादा आ चुका है। पहले किताबों को पढ़ने का चलन जो है वो, क्योंकि तब ये चीज़ें नहीं थी, तो पढ़ना ही एक मुख्य माध्यम था जी। लेकिन अब वो बदलते समय के साथ वो कम तो हो रहा है, लेकिन उसको रेशियो में कह सकते हैं कि अगर रुचि जो है अब करीब 20% 25% रह गई है, मुझे ऐसा लगता है समाज के अंदर पढ़ने वालों की जी। लेकिन ये कभी प्रकृति का सिद्धांत है, कभी भी कोई चीज़ पूरी तरह खत्म नहीं होती है, रेशियो कम ज़्यादा होता रहता है। तो पुस्तकों का पढ़ना पूरी तरह ख़त्म कभी नहीं होगा, तो इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। और क्योंकि धीरे धीरे कल कह नहीं सकते कि कब नई जनरेशन की रुचि बढ़ जाए, जी। ये दावा नहीं किया जा सकता है। जी। भविष्य में ये रुचि बढ़ भी सकती है, तो हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और निरंतर जो हमें ईश्वर ने काम दिया है, जो प्रेरणा से हमें आ रहा है, उस पर काम करते रहना चाहिए। और किताबों का अपना महत्व है और रहेगा। जी। मैं आशान्वित हूँ। आशान्वित हैं, और आशा है तो सब कुछ है। बिल्कुल। रावत जी, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप एक बड़े साहित्यकार हैं। ज्ञानदेय और मानदेय। जी। मानदेय शब्द सब कवियों के, रचनाकारों के दिमाग में बैठ चुका है, घर कर चुका है कि हमें कविता करने के बाद कुछ मानदेय मिले, लिफाफा जिसको कहते हैं। मैंने एक नए शब्द की उत्पत्ति की, ज्ञानदेय। जी। मैंने कहीं पढ़ा नहीं ये शब्द। जी जी। शायद किताबों में शायद है कि नहीं ज्ञानदेय, मैंने पढ़ा नहीं। जी जी। तो मानदेय के साथ मैंने ज्ञानदेय की बात की कि आज के कवि, आज के ही नहीं पुराने भी, जी, मैं इसमें ज्ञानदेय पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए या मानदेय की दृष्टि से ही हम मंचों पर प्रपंच करने जाएं? आपकी क्या राय है इसमें? मेरी इसमें राय ये है कि मानदेय अगर मिलता है तो अच्छी बात है जी, लेकिन ज्ञानदेय को प्रधानता पर रखना चाहिए, क्योंकि आपको भी जो ज्ञान मिला है वो देने के लिए, आगे विसर्जित करने के लिए मिला है, जेब में रखने के लिए नहीं मिला है। क्या बात है। तो मानदेय मिलेगा तभी उसको आप समाज को दोगे। ऐसा बंधन नहीं डालना चाहिए किसी भी लेखक को या किसी कवि को या शायर को, किसी को नहीं डालना चाहिए। माँ शारदे पर ज़्यादा फोकस रहे, माँ लक्ष्मी पर नहीं, ये कहना चाहते हैं? क्योंकि आपके पास जो कुछ भी है वो समाज के लिए है, आपके लिए नहीं है। क्या बात है, बहुत गहरी बात की है आपने, बहुत गहरी बात की है आपने। लोग कहते हैं स्वांत सुखाए रघुनाथ गाथा। जी। ये इसलिए कहा गया है कि जब समाज के लोग सत्य को सुनना स्वीकार न करते हो तो स्वांत सुखाए करिए। बहुत बढ़िया। अदरवाइज मानदेय की शर्त में ही अगर तुम अपनी रचनाओं को या अपने लेखन को, अपने विचार को मानदेय अगर कुछ नहीं मिलेगा तो आप आगे नहीं करेंगे काम, आगे समाज को नहीं देंगे, ये मुझे उचित नहीं लगता। मेरा वही कहना है कि जैसा मैं देख रहा हूँ, एक तपस्या होती है लेखन। जी। ठीक है जी। और उसके लिए साधना करनी पड़ती है। स्वाभाविक है तपस्या जो है साधना से होगी। जी। लेकिन लोग इसको साधन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, सोचते हैं कि तुकांत कर लिया तो हम कवि हो गए, और तुरंत फिर देखते हैं मंचों की तलाश में निकल पड़ते हैं। ये बड़ी विडंबना का विषय है। बाकी इसका जवाब आप दे चुके हैं, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे कवियों के लिए, ऐसी सोच रखने वाले कवियों के लिए? बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मेरा ये कहना है। देखिए, ऐसा है कि आज के भौतिकवादी युग में जी लोग उसको, क्योंकि हर चीज़ को अर्थतंत्र से जोड़ के देखने लगे हैं। जी। अच्छा, तो जैसे ही आदमी एक दायरे में बंद हो जाता है जी, कि उसने अपने आप को समेट के यहाँ रख लिया कि मुझे स्वयं स्वार्थ के लिए को प्रधानता देनी है और इसके बाद आगे बढ़ना है, तो फिर नेचुरल उसका नज़रिया ऐसा ही होगा। लेकिन जब आप अपने स्वार्थ को छोड़ के परमार्थ की बात अंदर लाएंगे तो निश्चित रूप से आपको उस रास्ते पे जाना पड़ेगा जो मैं कह रहा हूँ। बहुत अच्छी बात करें। अच्छा, एक मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि आपका जो फोकस है वो आपने बता दिया, आप वैसे सामाजिक चिंतन के कवि हैं,
मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, आपने तुकांत पर कभी जोर नहीं दिया। तुकांत कविता में आती है, छंद मुक्त भी कविताएं होती हैं, छंद युक्त भी कविताएं होती हैं, मुक्त और युक्त दोनों तरह की होती हैं जी। लेकिन आपके लेखन में हमेशा एक प्रेरणा मिली है। मैं तो जानता हूँ, मैंने आपको कई जगह सुना है, आपकी 3 पुस्तकें भी हैं और शायद काव्य से संबंधित है। आपका पहला उसका शब्द काव्य है, काव्य सागर। काव्य सागर पहली पुस्तक है मेरी। हाँ जी। दूसरा काव्य मंजरी। काव्य मंजरी। काव्य प्रवाह। काव्य प्रवाह। ये 3 पुस्तकें आपकी आ चुकी हैं। काव्य आपका एक ऐसा टाइटल है कि जिसके आपकी जो ये भी एक प्रवाह मतलब चल रहा है, कविता का प्रवाह चल रहा है और उसमें आपने 3 पुस्तकें अभी लिखी हैं जी। तो चाहे तो आप इन्हीं में से जी, या इन 3 पुस्तकों के अलावा जो अभी पाठकों के समक्ष नहीं आई हैं, जी, अपनी कोई पसंदीदा रचना मैं सुनना चाहूँगा, हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। मैं शब्दावली दर्पण न्यूज़ मीडिया के दर्शकों को बहुत स्नेह के साथ उनको अपनी 2 कविताएं आपके सामने रखता हूँ। आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है जी। तो एक रचना उसके बारे में और उसके बाद दूसरा अपने देश के बारे में जी। ये मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसे पर्यावरण में क्या है कि गलती नेचर ने नहीं की है, गलती आदमी के स्वार्थ ने की है। तो उसके स्वार्थ के कारण पेड़ ज़्यादा कटे या पर्वतों का खनन हुआ या जो पॉल्यूशन हुआ, ये तमाम चीज़ें इंटरलिंक हैं जी। लेकिन प्रकृति तो मूल रूप से हमें सारी चीज़ें दी थी और हमारे ऋषि मुनियों ने इस पर बड़ा पहले से हमें चेताया था। लेकिन अब वो धीरे धीरे बातें जैसे हम लापरवाह हो जाते, खाली वो हमारे देश की बात नहीं, पूरी धरती की बात कर रहा हूँ मैं। जी जी। तो मैं बात अपने देश से ही कर रहा हूँ जी। यहाँ हर साल गुलशन में बहारें मुस्कुराती है, यहाँ हर साल गुलशन में बहारें मुस्कुराती है, परिंदों को लचकती टहनियाँ झूला झुलाती है। वाह, बहुत सुंदर। परिंदों को लचकती टहनियाँ झूला झुलाती है। क्या बात है। इस रचना के 2 बंद दे रहा हूँ बस खाली। जी, स्वागत। ये सूरज की शरारत है कि जलता है बदन सारा, हवाएं गर्म होती हैं मगर सावन को लाती हैं। वाह वाह। हवाएं गर्म होती हैं मगर सावन को लाती हैं। बहुत खूब। हद बरसात ने कर दी, जहाँ देखो वहाँ पानी, धरा की प्यास थी कितनी, उसे पानी पिलाती है। हाँ, बहुत 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 सुंदर। धरा की प्यास थी कितनी, उसे पानी पिलाती है। तो प्रकृति की तरफ से कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। प्रकृति तो पर्याप्त मात्रा में पूरी धरती को नवाजा है जो और किसी ग्रह को नहीं दिया। क्या बात। ये सब इंसानों की गलतियों का परिणाम है जो हम देख रहे हैं। बिल्कुल, लापरवाही गलतियां हैं। अतिवृष्टि जी। अतिवृष्ट, सूखा और ये सब जो हो रहा है ना जी, ये इंसानों की लापरवाही या स्वार्थपरता की वजह से हुआ है। जी जी जी। जिस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। ये पूरे यूनिवर्स में धरती से सुंदर कोई ग्रह अभी मिला नहीं है, साइंस विज्ञान को नहीं मिला। प्रकृति बहुत सुंदर है, इसमें कोई शक नहीं है। धरती बहुत सुंदर। एक तो मेरा ये एक और एक रचना और हो जाए आपकी। मेरी एक और रचना है जो देश को समर्पित है। जी, बहुत बहुत ये स्वागत। हमारे शब्दावली दर्पण न्यूज़ के सभी दर्शकों के लिए भी है जी। और हमारे सब नौजवानों के लिए भी है, क्योंकि जिन परिस्थितियों पे आज विश्व गुजर रहा है, कहीं युद्ध चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी अच्छी बात यह है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है और ये भारत देश जिन संकटों से निकल के यहाँ तक पहुँचा है और अभी स्थिरता के साथ आगे बढ़ रहा है। तो अब हम लोगों का कर्तव्य क्या है? तो इस कविता का शीर्षक है ज्योत्सना। ज्योत्सना। जी, स्वागत।
जगमग दीप जलाओ सारे, भारत भूमि प्रकाशित हो। वंदनवार सजाओ द्वारे, भारत भूमि सुभाषित हो। उदयाचल रवि रश्मि बिखेरे, पंछी कलरव करते हों। सागर की कल कल लहरों में, मोती नित्य बिखरते हों। सत्य सारथी रहे हमारा, वेद ज्ञान परिभाषित हो। जगमग दीप जलाओ सारे, भारत भूमि प्रकाशित हो। वाह वाह, बहुत खूब। मदिराचल की ज्ञान ज्योति को पुनः प्रकाशित करना है। गौमुख गंगा अविरल बहती, सद्भावों का झरना है। दूर रहे मन से अंधियारा, भारत पुनः प्रभाषित हो। जगमग दीप जलाओ सारे, भारत भूमि प्रकाशित हो। इसका अंतिम बंद है जी। शिव संकल्पों को दोहराए, चेतन और अवचेतन में। सत्यनिष्ठ हम होते जाएं, जब तक प्राण रहे तन में। रहे ज्योत्सना सभी धरा पर, यह संकल्प प्रसारित हो। जगमग दीप जलाओ सारे, भारत भूमि प्रकाशित हो। धन्यवाद। वाह। तो हम देश के लिए मिल के सब लोग काम करें, पर्यावरण पर ध्यान दें, अपने समाज पर ध्यान दें। इन्हीं अपनी शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत खूब रावत जी। हाँ, मैं हालांकि आपसे पूछना चाहता था कि हमारे शब्दावली दर्पण न्यूज़ के दर्शकों के लिए क्या कहेंगे, लेकिन आपने मेरे प्रश्न से पहले ही उसका हल निकाल दिया। और आपने, क्योंकि आप दूरदर्शी हैं, ये नहीं कि आप दूरदर्शन पर आप अपना कार्यक्रम दे चुके हैं, अपना इंटरव्यू, बात तो ये है कि दूरदर्शी भी तो हैं आप। तो मैं समझ सकता हूँ, मैं आपको काफ़ी हद तक जानता हूँ, इसलिए आपको इस कार्यक्रम में हमने सादर आमंत्रित किया। और प्रारंभ भी इस कार्यक्रम से एक ऐसे विशुद्ध साहित्यकार के साथ किया कि जो इसके लिए डिज़र्व करता है। बाकी आगे भी हम इस कड़ी को जारी रखेंगे। अभी तो शुरुआत है, शुरुआत अच्छी हुई है, तो स्वाभाविक है माँ शारदे के आशीर्वाद से आगे बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। और ये हमारे जयप्रकाश रावत जी, जिनको आज हमने अपने इस शब्दावली दर्पण न्यूज़ के इस कार्यक्रम की दावत पर बुलाया, फेस टू फेस यानी रूबरू आपको कराया गया रावत जी से। और रावत जी, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आपकी रचनाओं का भी हमारे दर्शकों ने लाभ उठाया। हम प्रयास करेंगे कि एक कार्यक्रम आपका एकल काव्य पाठ कभी फिर सुनेंगे, क्योंकि आज हम ज़्यादा आपको पद्य के रूप में, काव्य के रूप में नहीं सुन पाए हैं, केवल आज साक्षात्कार के रूप में आप यहाँ पे हमारे स्टूडियो में आप आए। बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। वास्तविक में मैं दिल के, अपने हृदय के उद्गार बता रहा हूँ कि एक अच्छे साहित्यकार को बुलाकर मुझे खुशी हो रही है। और फिर से मैं कहूँगा दर्शकों, क्योंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस पर इतना खूबसूरत आपको सुनने को मिला जयप्रकाश रावत जी के द्वारा। लेकिन अब कवि साहित्यकार हूँ छोटा सा, तो इसलिए छोटा सा 2 पंक्तियाँ मैं भी आज के इस विशेष दिन पर कहना चाहूँगा। जी, स्वागत है। और इतना ही कहूँगा रावत जी कि पेड़ पर यदि कुल्हाड़ी मारी जाती है तो समझिए वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी जाती है। बेशक। और ये भी कहूँगा कि वृक्ष, पेड़ वृक्ष ही होता है, पर्यायवाची शब्द है। वृक्ष पर कुल्हाड़ी चलाई जाती है तो समझो वक्ष पर यानी छाती पर कुल्हाड़ी चलाई जाती है। पेड़ की पीड़ा, पेड़ की पीड़ा क्या है कि तुमने मुझको बड़े नाज से रोपा है, व्यक्ति से कह रहा है। और जैसा कि अपने साक्षात्कार में
रावत जी ने बताया कि हम खुद गलतियां करते हैं जी पर्यावरण को बिगाड़ने में, जी जी वो खुद व्यक्ति इंसान जिम्मेदार है। तो वही पेड़ की पीड़ा उसी से संबंधित सुनिएगा कि तुमने मुझको बड़े नाज से रोपा है, सींच सींच कर मुझे धरा को सौंपा है। जी जी तुमने मुझको बड़े नाज से रोपा है, सींच सींच कर मुझे धरा को सौंपा है। एक तरफ तो पाल पोस कर बड़ा किया है, एक तरफ तो पाल पोस कर बड़ा किया है, फिर वृक्ष वृक्ष पर दाव कुल्हाड़ी घोंपा है। हाँ बेशक। फिर वृक्ष वृक्ष यानी मेरे वृक्ष पर, पेड़ कहता है कि मेरे वृक्ष पर दाव कुल्हाड़ी घोंपा है। अरे मेरे जब पालन करता है ये व्यक्ति, मुझे रोपता है, सींचता है, तो फिर मुझे क्या काटने के लिए ही दाव कुल्हाड़ी चलाता है, मुझे नष्ट करने के लिए? तो ये पेड़ की पीड़ा। बेशक, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मुलाकात हुई और अगली बार फिर एक नए चेहरे के साथ हम रूबरू होंगे, फेस टू फेस अपने इस स्टूडियो में बैठेंगे। आज का केवल इतना ही साथ, फिर होगी एक नए साहित्यकार के साथ, नए विशुद्ध साहित्यकार के साथ द सिग्नेचर ऑफ लिटरेचर के कार्यक्रम में होंगे हम साथ साथ। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम, जय जय शारदे मां।